So, very warm welcome to all the beautiful aspirants. Hi, this is Shubham and I welcome you once again on the platform of SmartGate. आप सभी खूबसूरत लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम रोजाना बैंक एग्जाम्स को टारगेट करते हुए करंट अफेयर्स के कुछ बेहतरीन और इम्पोर्टेंट न्यूज को डिस्कस करते हैं। तो आज की तारीख है 10 मार्च और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8 मार्च। साथ ही साथ 7 मार्च के कुछ न्यूज रह गए थे, उन न्यूज को भी आज हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करेंगे। सेशन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होने वाला है, किसी वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाई थी और इसीलिए ये सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले न्यूज की तरफ। द वेरी फर्स्ट न्यूज क्या कह रहा है कि आरबीआई ने बोला कि भैया 98.18% ऑफ 2000 का नोट जो है ये रिटर्न किए जा चुके हैं। अगर आपको याद हो, है ना, अगर आपको याद हो, मई में अनाउंसमेंट किया गया था, मई 2023 को ये अनाउंस किया गया था भैया कि अब से जो है ना, 2000 के नोट जो है वो वैलिड नहीं होने वाले हैं। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बैंक में जाकर इन नोट को बदलवा सकते हो, आप बैंक में जाकर इन नोट्स को एक्सचेंज करवा सकते हो। ये बात तो आपको याद होगा। सबसे पहले जो डेट दिया गया था, है ना, वो अक्टूबर का दिया गया था, 7 अक्टूबर का। सबसे पहले भैया डेट दिया गया था कि 7 अक्टूबर, फर्स्ट डेट था 7 अक्टूबर 2023 तक आपको ये काम कर लेना है, नोट बदलवाने वाला काम, कहां जाके, बैंक में जाके। उसके बाद सेकंड डेट दिया गया, सेकंड डेट दिया गया कौन सी तारीख का, तो 30 सितंबर का। 30 सितंबर 2023 तक आप नोट्स बदलवा सकते हो, कहां पे जाकर, बैंक में जाकर। अगर इस डेट में भी आपने मिस कर दिया है, इस डेट के अंदर भी आपने नोट्स को नहीं बदलवाए हैं, तो आरबीआई ने बोला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमारे 19 ऑफिसेज है ना, अलग अलग शहरों में। इन ऑफिसेज में इंडियन पोस्ट की मदद से, इंडियन पोस्ट की मदद से आप नोट्स को भैया इन ऑफिसेज के एड्रेस में सेंड कर सकते हैं और वहां से भी नोट को बदलवाया जा सकता है। मैंने क्या कहा, मैंने बोला कि मई 2023 में, है ना, टू बी मोर प्रिसाइज 19 मई 2023 को ये अनाउंस किया गया था आरबीआई के द्वारा कि 2000 के नोट अब वैलिड नहीं होने वाले हैं। ठीक है, 2000 नोट जो है वैलिड नहीं होने वाले हैं। कौन सी पॉलिसी के अंदर, तो आरबीआई की एक पॉलिसी है जिसका नाम है क्लीन नोट पॉलिसी। क्लीन नोट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1999 में। इस पॉलिसी में क्या कहा जाता है, इस पॉलिसी में कहा जाता है कि जो नोट्स सर्कुलर में है, जो नोट्स सर्कुलर में है भैया, ठीक है, सर्कुलेशन में है इकोनॉमी के अंदर, वो नोट्स सॉइल्ड नहीं होने चाहिए, वो नोट्स भैया सॉइल्ड नहीं होने चाहिए, या फिर क्लीन नोट्स होने चाहिए। ठीक है, क्लीन नोट्स होने चाहिए। तो अंडर दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव, जिसे हम क्लीन नोट पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, जिससे इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई के द्वारा 1999 में, इसके तहत 2000 के नोट्स को वैलिड जो है वो, इसकी वैलिडिटी मतलब जो इनवैलिड घोषित कर दिया गया था। पहले बोला गया कि भैया बैंक में जाकर इस तारीख तक नोट को बदलवा सकते हैं, फिर इस डेट को एक्सटेंड करके 30 सितंबर किया गया और उसके बाद कहा गया कि अभी भी आपने अगर नोट बदलवाए नहीं है तो आप आरबीआई के 19 ऑफिसेज में जाकर, 19 ऑफिसेज में या तो फिजिकली प्रेजेंट हो जाइए या तो इंडियन पोस्ट की मदद से आप 2000 के लेट से 40 नोट है आपके पास, तो 2000 के 40 नोट इंडियन पोस्ट की मदद से आप वहां पे सेंड करवा दीजिए। ठीक है, अब आरबीआई क्या कह रही है, देखिए आरबीआई कह रही है एज पर आरबीआई 2000 बैंक नोट्स रिटर्न टू बैंकिंग सिस्टम 98.18%। बोला जा रहा है कि लेट्स से अगर आरबीआई ने 100 2000 के नोट्स इशू किए थे, 100 2000 के नोट्स इशू किए थे, तो इसमें से आप देखोगे 98.18% नोट्स जो है वो भैया वापस आ चुके हैं, यानी कि इतने परसेंट ऑफ नोट्स लौटाए जा चुके हैं। कितने कितने अब भैया कितने परसेंट नोट्स नहीं लौटाए गए हैं, तो लगभग 1.9% नोट्स को नहीं लौटाया गया है, जिसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है। ठीक है, तो इतने लौटा दिए जा चुके हैं, इतने 1.9% नोट वर्थ ऑफ नोट्स नहीं लौटाए गए हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है, इतनी। टोटल वैल्यू ऑफ 2000 नोट्स इन सर्कुलेशन ऑन मई 19 2023। तो जब ये अनाउंस किया था क्या कि 2000 के नोट अब वैलिड नहीं है, तब 2000 के कितने नोट सर्कुलेशन में थे, इतने सर्कुलेशन में थे। और अब कितने सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन मतलब इकोनॉमी में है, लोगों के पास है, तो इतना। Facility for deposit and or exchange of 2000 banknote is now available at 19 issue offices of RBI। तो मैंने आपको क्या बोला कि भैया सितंबर के बाद, 30 सितंबर के बाद अगर किसी ने बैंक में जाकर नोट्स को नहीं बदलवाए हैं, अभी भी इतना पैसा बचा हुआ है, तो इन लोगों को अगर आपको पैसा बदलवाना है तो भैया जो आरबीआई के 19 इशू ऑफिसेज है वहां पे आप इंडियन पोस्ट के जरिए पैसे को भेज सकते हो और आपको बदलवा करके मिल जाने वाला है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज कह रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्चेस डिजिटल फुटप्रिंट बेस
क्रेडिट असेसमेंट मॉडल फॉर एमएसएमईज। देखो दो बातें हैं, डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है। देखो डिजिटल फुटप्रिंट, लेट्स से आपने, है ना, आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंटरनेट के इस्तेमाल करने के बाद जो डेटा आपने छोड़ दिया, है ना, जो डेटा भैया आपने छोड़ दिया इंटरनेट के इस्तेमाल करने के बाद, इसको हम डिजिटल फुटप्रिंट कहते हैं, जैसे हिस्ट्री वगैरह हो गया। उसके बाद कहा जा रहा है क्रेडिट असेसमेंट मॉडल। क्रेडिट असेसमेंट मॉडल का मतलब होता है ना, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे हम एक फर्म की या इंडिविजुअल की क्रेडिट वर्दीनेस जानना चाहते हैं। क्रेडिट असेसमेंट मॉडल का मतलब होता है इवैल्यूएटिंग ऑफ, है ना, इवैल्यूएट करना। क्या इवैल्यूएट करना बच्चा? तो इवैल्यूएट करना कि एक पर्टिकुलर फर्म या एक इंडिविजुअल की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, क्या ये लोन्स को लौटा पाता है, इसकी इनकम कितनी है, इसके ऊपर कितनी लाइबिलिटीज है ना। अगर मेरी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं है तो भैया बैंकों के लिए तो समस्या है, बैंक आपको लोन नहीं देगा, है ना। अगर मेरी इतनी इनकम नहीं है, आपने देखा होगा कि जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो आपसे इनकम वगैरह मांगा जाता है, इनकम प्रूफ मांगा जाता है ना, क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक किया जाता है, वो इसलिए ताकि बैंक ये पता लगाना चाहती है कि आप लोन लौटा पाओगे कि नहीं, ठीक है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया है डिजिटल फुटप्रिंट बेस्ड क्रेडिट असेसमेंट मॉडल। किसके लिए? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी लोन्स चाहिए, तो भैया उनके लोन्स के लिए एक डिजिटल फुटप्रिंट बेस्ड क्रेडिट असेसमेंट मॉडल को यहां पे इनिशिएट किया जा रहा है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। तो निर्मला सीतारमन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने लॉन्च किया है न्यू क्रेडिट असेसमेंट मॉडल बेस्ड ऑन स्कोरिंग ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इट विल लेवर्ज डिजिटली फेच्ड एंड वेरीफाइबल डेटा अवेलेबल इन इकोसिस्टम एंड डिवाइस। तो भैया जो डिजिटल डेटा है उसको यहाँ पे एक्युमुलेट किया जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटेड जर्नीज फॉर एमएसएमई लोन अप्रेजल यूजिंग ऑब्जेक्टिव डिसीजनिंग फॉर ऑल लोन एप्लीकेशन। तो कुल मिलाकर यहाँ पे एमएसएमईज के लिए, ठीक है, एमएसएमईज जो है वो क्रेडिट वर्दी है कि नहीं, इसके लिए यहाँ पे डिजिटल फुटप्रिंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा क्रेडिट असेसमेंट के लिए कि भैया आपको लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज क्या कह रहा है? सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड फेडरल बैंक, ठीक है, जो जिसका हेडक्वार्टर आपको केरला में देखने को मिलेगा, पार्टनर्स टू स्ट्रेंथन एमएसएमई फाइनेंसिंग, ठीक है। तो यहां पे देखिए एमएसएमई फाइनेंसिंग की बात की जा रही है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ये दोनों बैंक्स जो है वो मिल करके क्या देंगे? फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, ताकि हमारी एमएसएमईज बेहतर परफॉर्म कर सके, है ना, ताकि हमारी एमएसएमईज बेहतर परफॉर्म कर सके। तो यहां पे आप देखोगे सिडबी प्लस फेडरल बैंक, है ना, एक एमओयू साइन कर रही है, ठीक है, मार्च 2025 में फॉर फाइनेंसिंग एमएसएमईज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई इकोसिस्टम। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ये दोनों बैंक जो है मिलकर फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, कुल मिलाकर ये कहना है इसका, ठीक है। आइए अगली न्यूज क्या कह रही है, ध्यान से देख लेते हैं। आरबीआई अनाउंसेस लिक्विडिटी इंजेक्शन मेजर्स अमाउंटिंग टू अबाउट 1.87 लाख करोड़। तो यहां पे देखिए लिक्विडिटी इंजेक्ट किया जा रहा है। देखो अगर आपको याद हो, हमने, है ना, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस की है ना, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, है ना, आरबीआई के कुछ मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है जिससे वो क्या करता है, इन्फ्लेशन, है ना, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है, ठीक है, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। जैसे भैया आपको सीआरआर पता है ना, आपको एसएलआर पता है, आपको रेपो रेट पता है, आपको बैंक रेट पता है, आपको रिवर्स रेपो रेट पता है, रिवर्स रेपो रेट पता है, और एक होता है भैया ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है? लेट्स से भैया, लेट्स से लेट्स से मार्केट में, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, यानी कि महंगाई है। महंगाई कब होती है? महंगाई कब होती है? जब डिमांड होता है ना। अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ रही है तो ऑब्वियसली भैया महंगाई बढ़ जाएगी, है ना। आप डिमांड करोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। लेट्स से भैया डिमांड है, मार्केट में किसी चीज की डिमांड है, और डिमांड किस लिए है? क्योंकि मनी सप्लाई है, लोगों के पास पैसे हैं। भैया लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तो लोग डिमांड नहीं करेंगे या कम डिमांड करेंगे। तो यहां पे लेट्स से भैया मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। अब यहां पे आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई बोलेगी भैया बैंकों को, आरबीआई क्या बोलेगी? आरबीआई बैंकों को बोलेगी तू एक काम कर, है ना, तू एक काम कर, तू खरीद ले मुझसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ले।
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ले। बैंक बोलेगा मैं क्यों खरीदूं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मैं पागल हूं जो खरीद लूंगा, मेरे पैसे हैं भैया, तुम कौन हो तो ये बताने वाले। तो आरबीआई बोलता रुक 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 भैया, आई एम बैंकर्स ऑफ ऑल बैंक, है ना, मैं सभी बैंकों का बैंक हूं, फादर ऑफ ऑल बैंक हूं मैं, है ना। बट एक काम कर, तू गवर्नमेंट सिक्योरिटी इसलिए परचेस कर ले क्योंकि मैं तेरे को इंटरेस्ट भी दूंगा यहाँ पे, है ना। तो बैंक बोलेगी ठीक है भैया, मैं क्या करता हूं, मैं आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेस कर लेता हूं। जैसे ही बैंक ने आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस किया, तो भैया ये जो मनी सप्लाई था मार्केट में ये धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक आपको लोन अब प्रोवाइड नहीं कर भैया। बैंक के पास जो एक्सेस फंड था, उस फंड से तो इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लिया, तो उसके पास लोन देने के लिए पैसा कम बचा। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन के मामले में, है ना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल करके। यानी कि कुल मिलाकर आरबीआई जो है बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा, उसके बदले बैंक जो है उसे पैसा दे देगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, बैंक की कैपेसिटी लोन देने की कम हो जाएगी। सेम चीज अगर मैं रिसेशन के पीरियड की बात करूं जहां पे, है ना, या डिफ्लेशन की पीरियड की बात करूं, जब क्या होता है, जब डिमांड जो है वो कम होता है क्योंकि मनी सप्लाई नहीं है ना, डिमांड कम है क्योंकि मनी सप्लाई नहीं है। ऐसे केसेस में भैया आरबीआई बोलता है एक काम कर, अब तू ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, वापस दे दे और मैं तेरे को कैश देता हूं। इससे क्या होगा, लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है, बैंकों के पास क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है, लोन देने की। फिर लोग लोन पर लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद जो है डिमांड फिर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड को बढ़ाने के लिए, डिमांड को घटाने के लिए, है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन टूल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी टूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ताकि भैया इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, यहां पे आरबीआई ने अनाउंस किया है लिक्विडिटी इंजेक्शन मेजर एग्रीगेटिंग अबाउट रुपीस 1.87 लाख करोड़ टू एलिवेट एक्सपेक्टेड लिक्विडिटी टाइटनेस इन बैंकिंग सिस्टम इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस मंथ। तो यहां पे आप देखिए मार्च के सेकंड हाफ में, है ना, 1.87 लाख करोड़ का यहाँ पे लिक्विडिटी इंजेक्ट की जा रही है। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे पैसे बैंकिंग सिस्टम में डाले जाएंगे, ठीक है, ताकि डिमांड हो। अभी आप देखोगे इकोनॉमी की, भारत की इकोनॉमी की हालत क्या है, डिमांड नहीं है लोग, है ना, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। जब आप डिमांड नहीं करोगे तो कंज्यूम नहीं करोगे, कंज्यूम नहीं करोगे तो जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स है वो बहुत ज्यादा कमजोर तरीके से काम करने वाला है। आरबीआई टू कंडक्ट एन ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेज ऑक्शन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन 2 ट्रांचेस ऑफ रुपीस 50,000 ईच एंड यूएस डॉलर आईएनआर सेल स्वैप ऑक्शन ऑफ 87,000 फॉर 3 इयर्स, ठीक है। तो यहां पे आप देखो को 87,000 करोड़ का तो भैया आईएनआर डॉलर सेल स्वैप ऑप्शन होगा, ठीक है। और यहां पे भैया 1 लाख करोड़ का भैया ओपन मार्केट ऑपरेशन होने वाला है। आरबीआई अंडरटूक अ सीरीज ऑफ मेजर्स बिटवीन जनवरी 30 से लेकर फरवरी 28 2025 टू इन्फ्यूज लिक्विडिटी एग्रीगेटिंग अबाउट इतना। तो इससे पहले आप देखोगे आईएनआर आईएनआर डॉलर स्वैप ऑक्शन ऑलरेडी इतने का जो है कंडक्ट हो चुका है इस दौरान। लास्ट वाला अगर आपको याद हो 28 फरवरी को कंडक्ट हुआ था, जहां हमने डिस्कस किया था 10 मिलियन, है ना, 10 मिलियन के डिनोमिनेशन में, है ना, बोली लगाई गई थी। वीआरआर क्या होता है भैया, वेरिएबल रेट रेपो ऑक्शन क्या होता है, तो ये वो रेट है ना, है ना, ये वो ऑक्शन है ना, जो कि बैंकों को अलाउ करता है, बैंकों को अलाउ करता है शॉर्ट टर्म लोन लेने में, शॉर्ट टर्म लोन लेने में, किससे, आरबीआई से, ठीक है। तो यहां पे ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर से कंफर्म करता हूं मैं, देखो कंसेप्ट किसी भी चीज की समझ लोगे तो चीजें आसान हो जाती है ना। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर आपको याद हो साल में कम से कम 4 बार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, जहां पे 3 मेंबर्स जो है वो सरकार के होते हैं, 3 मेंबर्स आरबीआई के होते हैं। इस मीटिंग को लीड कौन करते हैं, तो आरबीआई के गवर्नर, ठीक है। इस टूल्स के अंदर आपको भी सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन देखने को मिलेगा। अगर मैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की बात करूं तो यहां पे गवर्नमेंट क्या करती है, सिक्योरिटीज को इशू करती है। अगर देखो अगर इकोनॉमी में डिमांड कम है, डिमांड कम है तो ये क्या करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय बैक कर लेगी। और डिमांड अगर ज्यादा है तो भैया इशू कर देगी, बैंक से एक्सेस लिक्विडिटी ले लेगी ताकि डिमांड को कंट्रोल में किया जा सके, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टूल का इस्तेमाल किया जाता है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट न्यूज है स्पोर्ट्स एंड गेम्स से रिलेटेड। क्या कह रहा है, फीफा ने बैन कर दिया है पाकिस्तान, रशिया एंड कॉन्गो को, है ना, कि भैया आप 2026 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है।
आप बोलोगे पाकिस्तान कब खेलता है भैया, पाकिस्तान तो कभी दिखा ही नहीं फीफा वर्ल्ड कप में। अरे क्वालिफाइंग मैचेस तो खेलते हैं ना, इंडिया भी खेलती है क्वालिफाइंग मैचेस, तो वहां पे क्वालिफाइंग मैचेस भी नहीं खेलने वाला है। तो यहाँ पे 2026 फीफा वर्ल्ड कप से रशिया, कांगो और पाकिस्तान को भैया अलग अलग कंट्रोवर्सीज की वजह से इनको हटा दिया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो है 3 वेन्यू में होगा, यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको। 48 टीम्स यहां पे खेलने वाली है। फीफा बैंड 17 कंट्रीज फॉर वायलेटिंग इट्स ऑफिशियल रेगुलेशन सिंस 1950। आप देखोगे 1950 से लेकर अब तक 17 ऐसे देश है जिनको फीफा ने, है ना, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से बैन लगाया था। ठीक है, गिनी इन्फेंटिनो आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में देखने को मिलेंगे। हेडक्वार्टर हो जाएगा फीफा का ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट न्यूज कहता है प्रणव वेंकटेश बिकम वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियन। तो देखिए भैया, वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियन बन गया है कौन भैया, तो प्रणव वेंकटेश। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। तो प्रणव वेंकटेश बिकम वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियन 2025। वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियन, आपकी एज होनी चाहिए अंडर 20 साल, है ना, 20 साल से कम उम्र के पार्टिसिपेंट ही इस पर्टिकुलर चेस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ठीक है, ही सेटल्ड फॉर अ ड्रॉ अगेंस्ट मैटिक लेवनेसिक, जो कि स्लोवानिया से है, इन ओपन सेक्शन इन पेट्रोवैक, मॉन्टेनिग्रो। तो यहाँ पे आप देखोगे मॉन्टेनिग्रो में ये कंडक्ट हुआ। ठीक है, और इन्होंने ड्रॉ खेला किसके साथ, मैटिक लेवनेसिक के साथ। प्रणव जो है ये 7वें वर्ल्ड जूनियर चैंपियन है भारत की तरफ से। अगर मैं पहले की बात करूं तो ये कौन थे, विश्वनाथ आनंद। देखो याद रखना, विश्वनाथ आनंद जो है ना, ये पहले ग्रैंड मास्टर भी है ना। विश्वनाथ आनंद साहब जो हैं, ये इंडिया के पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर भी हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। ठीक है, एंड फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर की बात करूं, फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर की बात करूं तो फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर हो जाएंगी एस विजय लक्ष्मी। कौन हो जाएंगी, एस विजय लक्ष्मी। याद रखना, विश्वनाथ आनंद साहब ये पहले फर्स्ट इंडियन वर्ल्ड चैंपियन भी है, फर्स्ट इंडियन वर्ल्ड चैंपियन भी है ना, वर्ल्ड चैंपियन भी है 2007 में ये पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बने थे, है ना। एंड सेकंड में आपको कौन देखने को मिलेंगे, सेकंड नंबर पे डी गुकेश, है ना, सेकंड वर्ल्ड चैंपियन अभी रिसेंट में डी गुकेश। इन्होंने चाइना के डिंग लिरिन को हराया था, याद आ रहा है, चाइना के इकलौते वर्ल्ड चैंपियन है, ओनली वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम चाइना, ओनली वर्ल्ड चैंपियन फ्रॉम चाइना। ये कौन थे, डिंग लिरिन, और इनको हराया किसने, डी गुकेश ने। जैसे ही हराया ये क्या बन गए, इंडिया के दूसरे वर्ल्ड चैंपियन। पहले नंबर पे आपको पहले वर्ल्ड चैंपियन कौन थे भैया, विश्वनाथ आनंद। देखिए ग्रैंड मास्टर तो बहुत सारे हैं, 84 85 ग्रैंड मास्टर, बट वर्ल्ड चैंपियन तो एक ही होता है ना। तो यहाँ पे प्रणव वेंकटेश ये वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियन बन गए हैं। ठीक है, ये 7वें इंडियन है। ठीक है, 7वें इंडियन है बॉयज एंड गर्ल्स कैटेगरी दोनों की अगर मैं बात करूं। पहले वर्ल्ड चैंपियन कौन थे, विश्वनाथ आनंद, 1987 में ये वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियन बने थे। उसके बाद कुनारू हम्पी, है ना, ये सेकंड वुमेन ग्रैंड मास्टर है आफ्टर विजय लक्ष्मी साहब। ठीक है, उसके बाद पंटाला हरिकृष्णा, अभिजीत गुप्ता, हरिका द्रोणावली, है ना, दिव्या देशमुख। डी गुकेश वॉन वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप दिसंबर 2024 में, आपको पता है मैंने आपको डिस्कस किया, डिंग लिरिन को हराया था। ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम, ठीक है, इन्होंने प्राग मास्टर्स 2025 का टाइटल भी जीता है। तो ये रिसेंट एक टूर्नामेंट हुआ था प्राग के अंदर। ठीक है, तो प्रणव वेंकटेश 7वें जूनियर चैंपियन बन गए हैं इंडिया की तरफ से। इस पर्टिकुलर चेस टूर्नामेंट में 20 साल के अंडर के जो चेस प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट न्यूज कह रहा है कृष्णा जया शंकर, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्रॉस 16 मीटर इन इंडोर शॉटपुट। शॉटपुट क्या होता है, आपने देखा होगा, एक बॉल होता है काफी भारी सा और ऐसे फेंकना होता है। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे एक शॉटपुट प्लेयर है जिनका नाम है कृष्णा जया शंकर। ये फर्स्ट इंडियन वुमन बन गई है जिसने, है ना, 16 मीटर का मार्क क्रॉस किया है, मतलब 16 मीटर से ज्यादा फेंक दिया है और ये रिकॉर्ड हो गया अभी, है ना, ये रिकॉर्ड होगी। कितना फेंका है, 16.03 मीटर। ठीक है, कहां पे, एट माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2025, जो कि कहां पे हुआ, न्यू मैक्सिको के अंदर। ठीक है, ये प्रीवियस रिकॉर्ड भैया कितने का था, 15.54 मीटर का था, जिसे बनाया था पूर्णा राव राणे ने 2023 के अंदर। मतलब इससे पहले आप देखोगे महिला सेक्शन में, फीमेल के सेक्शन में 50.54 मीटर का रिकॉर्ड था, अब 16.03 मीटर का रिकॉर्ड है। कृष्णा सिक्योर्ड ब्रॉन्ज मेडल इन द इवेंट। तो ये जो पर्टिकुलर इवेंट हो रहा था भैया न्यू मैक्सिको के अंदर, ठीक है,
इसके अंदर इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है। गोल्ड किसने जीता है? तो माया लेसनर, इन्होंने इतना का थ्रो फेंका है ना। और सिल्वर किसने जीता है? गैबी मॉरिस, इन्होंने इतना का थ्रो फेंका है। देखो इंडिया की तरफ से तो रिकॉर्ड हो गया है ये, है ना। अमेरिकन इंटर यूनिवर्सिटी एनसीएए इंडोर चैंपियनशिप जो है ये होने वाला है, ये भी आप देखोगे शॉटपुट टूर्नामेंट होने वाला है, जो कि यूएसए के वर्जीनिया बीच में होगा 14 से 15 मार्च 2025 के बीच में, ठीक है। फिर से न्यूज को कंक्लूड करते हैं। मैंने कहा कि अब तक इंडिया की तरफ से सबसे लंबे दूर तक शॉटपुट का रिकॉर्ड था भैया कितने मीटर का? तो 15.54 मीटर का, जो कि पूर्णा राव राणे ने 2023 में सेट किया था। अब ये रिकॉर्ड किसके नाम पे है? कृष्णा जयशंकर के नाम पे। कितने का रिकॉर्ड है? इतने का रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड इन्होंने कौन से टूर्नामेंट में बनाया है? तो माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2025, जो कि न्यू मैक्सिको में कंडक्ट हुआ, ठीक है। आई नेक्स्ट न्यूज कह रहा है रैंक एंड रिपोर्ट के बारे में, क्लोजिंग द जेंडर गैप इन जनरेटिव एआई स्किल्स, ठीक है। तो यहां पे एक रिपोर्ट आपके सामने प्रेजेंट किया गया है ना। ये रिपोर्ट भैया कौन रिलीज कर रहा है? कोर्सिया, कोर्सरा जो है इस रिपोर्ट को रिलीज कर रहा है। इंडिया जो है ये ग्लोबल लीडर है जनरेटिव एआई अडॉप्शन में, रिकॉर्डिंग 1.3 मिलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनरोलमेंट इन 2024। तो आप देखोगे जनरेटिव एआई यानी कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम ज्यादा अडॉप्ट कर पा रहे हैं चीजों को, है ना। मतलब हम हमारी अडॉप्टेबिलिटी ज्यादा है ग्लोबली। 1.3 मिलियन एआई इनरोलमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इंडिया सेकंड ग्लोबली इन जनरेटिव एआई इनरोलमेंट अमंग वुमेन लर्नर्स, 29.6% ऑफ द टोटल जनरेटिव एआई इनरोलमेंट इन इंडिया। आप देखोगे, है ना, ओवरऑल में तो भैया हम टॉप पे हैं, है ना। बट अगर मैं विमेन सेक्शन की बात करूं तो विमेन सेक्शन पे हम सेकंड नंबर पे है ना। मतलब कौन से देश में कितनी परसेंट ऑफ महिलाएं ऐसी हैं जो कि जनरेटिव एआई को अडॉप्ट कर रही हैं? तो इस मामले में इंडिया सेकंड नंबर पे है, ठीक है। ग्लोबल शेयर ऑफ वुमेन अमंग टोटल जनरेटिव एआई एनरोलमेंट 32% है। तो आप देखो कि ग्लोबली, है ना, 100 में से 32% महिला ऐसे हैं, ठीक है। 32% महिला ऐसे हैं जो कि विमेन है और वो अडॉप्ट कर रही हैं। कोर्सेरा रिकॉर्डेड अ फोरफोल्ड इंक्रीज इन जनरेटिव एआई एनरोलमेंट फ्रॉम इंडिया इन 2024। ग्रोथ इन लर्नर्स वुमेन में 296% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हो ज्यादा महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। एंड मेंस में 191%। इंडियन वुमेन कंसिडर जनरेटिव एआई क्रूशियल फॉर करियर ग्रोथ, 90%। वुमेन फील प्रिपेयर्ड टू यूज इट, 35%। यानी कि भैया वो महिलाएं जो कि जनरेटिव एआई को कंसीडर करती हैं कि भैया अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जानकारी रखते हैं तो हमारा करियर ग्रो हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। तो 90% ऐसा मानती हैं एंड 35% महिला ऐसा मानती हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम तैयार हैं इसे यूज करने में, ठीक है। तो क्लोजिंग द जेंडर गैप इन जनरेटिव एआई स्किल्स रिलीज कर रहा है कोर्सेरा। ओवरऑल कैटेगरी में इंडिया टॉप पे है एंड वुमेन्स कैटेगरी में इंडिया जो है सेकंड नंबर पे। मैं किसकी बात कर रहा हूं? तो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कितना अडॉप्ट कर रही है, कौन सी देश सबसे ज्यादा अडॉप्ट कर रही है। नेशनल स्टेट अफेयर्स की बात हो रही है। नीति आयोग इंडिया स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस फोरम लॉन्च इनिशिएटिव टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो भैया देखिए महिला सशक्तिकरण की यहाँ पे बात हो रही है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे मदद करने की बात हो रही है। तो नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करता है, ठीक है। हमेशा इसके चेयरपर्सन कौन हो जाएंगे? तो देश के प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग प्लस इंडिया एसएमई फोरम लॉन्च किया है इसने अपना एक कैंपेन कह सकते हो या एक इनिशिएटिव कह सकते हो, जिसका नाम है अ मिलियन वुमेन अराइज। किस लिए? टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया। तो भारत के अंदर जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस वुमेन्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। वुमेन ओन एंटरप्राइज मेक अप 35% ऑफ इंडिया का 6 करोड़ रजिस्टर्ड एमएसएमईज। तो भारत में 6 करोड़ आपको रजिस्टर्ड एमएसएमईज देखने को मिलेंगे, रजिस्टर्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसमें से आप देखोगे 35% बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको महिलाएं चला रही हैं, यानी कि जिनकी लीडरशिप पोजीशन पे महिलाएं। वर्ल्ड डब्ल्यूईपी क्या है भैया? वर्ल्ड डब्ल्यूईपी, डब्ल्यूईपी वॉज लॉन्च्ड, डब्ल्यूईपी वॉज लॉन्च्ड इन 2018 बाय नीति आयोग एंड ट्रांजिशन इनटू पीपीपी मॉडल इन 2022, ठीक है। तो डब्ल्यूईपी को यहां पे लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। कब? 2022 में, ठीक है। क्लियर है बात? एक सेकंड मुझे देखने दो।
अच्छा, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, ठीक है, तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है इसे लॉन्च किया गया था 2018 में नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। सीएम श्री भूपेंद्र पटेल वर्चुअली इनॉग्रेट्स बानस कांथा डेयरी सीमन सेंटर फ्रॉम गांधीनगर। तो यहाँ पे देखिए एक सीमन सेंटर को यहाँ पे स्टैब्लिश किया जा रहा है, जिसे इनॉग्रेट कौन कर रहे हैं भैया, तो ये बाबूजी कर रहे हैं, कौन, तो भूपेंद्र पटेल जो कि सीएम हो जाएंगे गुजरात के, ठीक है। तो भूपेंद्र पटेल जो कि सीएम है गुजरात के, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है अ मॉडर्न सीमन प्रोडक्शन यूनिट जिसका नाम है गौ सॉर्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड सीमन सेक्स सॉर्टिंग मशीन, ठीक है। इसे सेट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है दामा विलेज के अंदर, ठीक है, जो कि आपको बानस कंथा गुजरात में देखने को मिल रहा है। डेवलप कौन कर रहा है भैया, इसे डेवलप कर रहा है एनडीडीबी यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। मोटिव क्या है, टू प्रोड्यूस हाई पेडिग्री हाई मिल्क यील्डिंग एनिमल्स फॉर एनिमल हस्बेंड्री फॉर फार्मर्स। तो यहाँ में किसानों के लिए, ठीक है। सीमन सीमन सेंटर में मतलब सीमन यहाँ पे आपको यहाँ इस सेंटर्स के अंदर है ना, सीमन की मदद से जो है ज्यादा दूध पैदा करने वाले जो है वो कैटल्स को यहाँ पे पैदा करवाया जाएगा, ठीक है। एक्सपेक्टेड एनुअल प्रोडक्शन इन दामा सीमन प्रोडक्शन यूनिट 25 लाख हाई क्वालिटी सीमन डोजेस। तो यहाँ पे देखिए 25 लाख हाई क्वालिटी सीमन डोजेस जो है प्रोड्यूस करने वाला है एनुअली, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के सीएम हो जाएंगे, उन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया है सीमन प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे सीमन प्रोडक्शन, सीमन प्रोड्यूस किया जाएगा जो कि मदद करेगा कैटल्स वगैरह को, है ना, ज्यादा दूध वाले कैटल्स को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव टू मेजर रोपवे प्रोजेक्ट। तो अभी भैया यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने दो रोपवे प्रोजेक्ट को, रोपवे प्रोजेक्ट क्या होता है, एक डेस्टिनेशन है दूसरा डेस्टिनेशन है, अब यहाँ पे रास्ता नहीं बन सकता तो यहाँ पे ऐसे रोपवे, है ना, आपको बैठा के ऐसे लेके जाया जाएगा, ऐसे आप यहाँ से यहाँ ट्रैवल करोगे। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है दो मेजर रोपवे प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड अंडर नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम पर्वतमाला, है ना, सागरमाला पर्वतमाला, है ना, ये इनिशिएटिव। तो पर्वतमाला परियोजना के अंदर या पर्वतमाला इनिशिएटिव के अंदर दो रोपवे प्रोजेक्ट को यहां पे मंजूरी दी गई है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, कहां पे, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। पहला, आप देखो पहला हो जाएगा गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी, है ना, 12.4 किलोमीटर का ये रोपवे होने वाला है, ठीक है। डिजाइन कैपेसिटी इसकी 1100 पीपी एचपीडी होने वाली है। मैक्स कैरिंग कैपेसिटी आप देखोगे 11,000 पीपीडी होने वाली है, 11,000 पीपीडी इसकी मैक्स कैपेसिटी होने वाली है। यानी कि आप देखोगे पीपीडी पीपीएचपीडी यानी कि 1100 पैसेंजर पर आवर पर डायरेक्शन, पर आवर पर डायरेक्शन, है ना, 1100 पैसेंजर्स पर आवर पर डायरेक्शन जो है ये इसकी डिजाइन कैपेसिटी होगी। एंड मैक्स कैरिंग कैपेसिटी इसकी 11,000 पीपीडी होने वाली है, ठीक है, पीपीडी होने वाली है, 11,000 पीपीडी होने वाली है, ठीक है, पर पर्सन डायरेक्शन, पर पर्सन डायरेक्शन, है ना। उसके बाद दूसरा है सोनप्रयाग टू केदारनाथ, ये 12.9 किलोमीटर का होने वाला है। डिजाइन कैपेसिटी 1800 पीपीएचपीडी होने वाला है। मैक्स कैरिंग कैपेसिटी इसकी इतनी होगी, ठीक है। टोटल कॉस्ट दोनों प्रोजेक्ट को बनाने के लिए इतना आने वाला है, ठीक है। परत वाला परियोजना जिसको यूनियन बजट 2022-23 में लॉन्च किया गया था। मोटिव क्या है, टू डेवलप मोर देन 250 प्रोजेक्ट विद रोपवे लेंथ ऑफ ओवर 1200 किलोमीटर अंडर पीपीपी मॉडल। तो यहाँ पे आप देखोगे सागरमाला परियोजना को लॉन्च किया गया था 2022-23 के अंदर, ठीक है। मोटिव है 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम लोग, है ना। कौन से प्रोजेक्ट्स, तो रोपवे प्रोजेक्ट्स। इंप्लीमेंट कौन कर रही है, तो नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड इसको इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। तो डिजाइन कैपेसिटी 1100 पर्सन, है ना, 1100 पर पर्सन, क्या है यार, हाँ, ठीक है, 1100 पैसेंजर्स पर आवर पर डायरेक्शन। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में 1100 पैसेंजर्स को ट्रैवल करवाएगी विद अ मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 11,000 पैसेंजर पर डे। अच्छा, ठीक है, तो एक दिन में 11,000 पैसेंजर, ध्यान से, ये तो हो गया, एक दिन में 11,000 पैसेंजर्स को कैरी कर सकती है और एक टाइम पे 1100 पैसेंजर्स को एक डायरेक्शन पे लेके जा सकती है, ठीक है। चलिए मीटिंग्स की बात कर लेते हैं। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025, है ना, तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 कहां पे, तो बार्सिलोना में हुआ। थीम क्या थी, कवरेज कनेक्ट क्रिएट, ठीक है। इसमें इंडिया की तरफ से आप देखोगे, इंडिया के जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया,
सॉरी कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर तो अश्विनी वैष्णव साहब है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने अनवील किया है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 एंड इनॉग्रेटेड भारत पवेलियन। तो यहाँ पे देखिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 को यहाँ पे इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है, ठीक है। और भारत पवेलियन को भी इनॉग्रेट किया गया। भारत पवेलियन ऑर्गेनाइज्ड बाय टीईपीसी एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ही आल्सो इनॉग्रेटेड वीवीडीएन इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड एआई बेस्ड वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे आप देखोगे एआई बेस्ड वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को भी इनॉग्रेट किया जा रहा है। विनर्स 30th एनुअल ग्लोबल मोबाइल अवार्ड, और यहाँ पे आप देखेंगे ग्लोबल 30th एडिशन ऑफ ग्लोबल मोबाइल अवार्ड्स भी दिए गए, है ना, अनाउंस किया जा रहा है जीएसएमए के द्वारा, ठीक है। विनर्स की बात करूं तो जैसे गूगल पिक्सल 9 प्रो को मिल रहा है स्मार्टफोन ऑफ द ईयर अवार्ड, गूगल जिमनी को मिल रहा है ब्रेक थ्रू डिवाइस इनोवेशन अवार्ड, चाइना मोबाइल जेंगाई एंड हुआई वायरलेस रूल स्टार प्लस को मिल रहा है बेस्ट मोबाइल इनोवेशन फॉर इमर्जिंग मार्केट अवार्ड, है ना। ZTE फॉर मिनिमलिस्ट प्राइवेट 5G फॉर एंटरटेनमेंट अवार्ड, है ना। Xiaomi 15 अल्ट्रा को मिल रहा है बेस्ट इन शो अवार्ड। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 मीटिंग कहाँ पे हुई? बार्सिलोना के अंदर। इंडिया की तरफ से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने भारत पवेलियन इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 को इनॉग्रेट किया, साथ ही साथ एआई बेस्ड वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी को भी इनॉग्रेट किया गया, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ अवार्ड्स भी दिए गए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज क्या कहता है? डिफेंस अफेयर्स। डीआरडीओ कंडक्ट हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल ऑफ इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर तेजस एयरक्राफ्ट। तो तेजस एयरक्राफ्ट में जो चलाएंगे उनके लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी होना चाहिए भैया, है ना। जैसे तेजस एयरक्राफ्ट है, ठीक है, लेट्स से भैया मुझे पता कि अब ये जो है एयरक्राफ्ट जो है वो कोलैप्स होने वाला है, डैमेज हो चुका है आधा, तो उसके लिए पायलट्स के लिए जो है एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम को यहाँ पे क्या किया गया? टेस्ट किया गया है। तो डीईबीएल डीआरडीओ कंडक्टेड हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल ऑफ इंडिजिनियस ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम बेस इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर एलसीए तेजस एयरक्राफ्ट हाई ऑल्टीट्यूड up to 50,000 feet above mean sea level indigenous content in ILLSS। इसमें 90% जो इंडिजिनस कंटेंट होने वाला है। इट इज डिजाइन टू जनरेट एंड रेगुलेट ब्रेथेबल ऑक्सीजन फॉर पायलट्स ड्यूरिंग फ्लाइट। तो आप देखोगे जो पायलट्स हैं उनको आप देखोगे 50,000 फीट तक, है ना, प्रॉपर उनको ऑक्सीजन मिल पाएगा इसमें, ठीक है। क्या होता है कि जब जब बहुत ज्यादा, एक सेकेंड दे दो, जब बहुत ज्यादा हाइट पे होती है ना फ्लाइट्स, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, तो वो चीज को फुलफिल करने का काम करेगा। मैन्युफैक्चर किया है लार्सन एंड टर्बो के द्वारा। 90% जो है वो इंडिजिनियस कंटेंट होने वाला है। ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है आईएएफ का, इंडियन एयरफोर्स का, डबल ईडीए, एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, सिमिलिक, नेशनल फ्लाइट टेस्ट सेंटर एंड डीजी ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे डीआरडीओ की विंग डबल जो कंडक्ट कर रही है क्या? तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम, है ना, किसके लिए? तेजस एयरक्राफ्ट के लिए, यानी कि पायलट्स को ज्यादा हाइट में, है ना, ऑक्सीजन की कमी ना हो, इस वजह से इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जा रहा है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025। तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन, ठीक है, ये कहां पे हो रहा है? ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। होस्ट कौन कर रही है? यूएस की 7th नेवी फ्लीट इसे होस्ट कर रही है। 4 से 19 मार्च के बीच में चलने वाला है। सबसे पहली बार ये एक्सरसाइज जो है सी ड्रैगन 2019 में हुआ। इंडिया कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? तो यूएसए तो होस्ट कंट्री है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड कोरिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इंडिया ने P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एंड रिकॉग्निसेंस एयरक्राफ्ट को यहाँ पे उतारा है, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से P-81 ने पार्टिसिपेट किया है, होस्ट कर रही है यूएस की 7th फ्लीट नेवी। 2019 में इसका पहला एडिशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट इज डीआरडीओ रिवील्स इंडियाज लेटेस्ट हाइपरसोनिक वेपन। तो यहाँ पे भैया डीआरडीओ ने रिवील किया है ना, डिटेल्स ऑफ इंडिया का लेटेस्ट शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है BM-04, लाइकली टू हैव हाइपरसोनिक स्पीड, है ना, जिसकी स्पीड 5 मैक से भी ज्यादा होने वाली है, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज एक बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी स्पीड हाइपरसोनिक है ना, जिसकी हाइपरसोनिक स्पीड से ये उड़ान भरने वाला है। 5 मैक से ज्यादा की इसकी स्पीड होने वाली है। रेंज क्या है? 400 से लेकर 1500 किलोमीटर की इस मिसाइल की रेंज है। इट वॉज डिस्प्लेड एट विज्ञान वैभव 2025 एग्जीबिशन। तो एक एग्जीबिशन के दौरान जो है इसका एक मॉडल जो है वो रखा गया। इसकी वेट होने वाली है 11,500 किलोग्राम।
कन्वेंशनल वॉरहेड जो है 500 केजी होने वाला है, ठीक है। इट यूजेस सॉलिड फ्यूल एंड इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एंड जीपीएस फॉर टारगेटिंग। तो यहाँ पे देखिए टारगेट के लिए भैया आपको टारगेटिंग के लिए जीपीएस सिस्टम की जरूरत होगी, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व रहने वाला है। ओनली 3 अदर नेशन रशिया, यूएस एंड चाइना हैव हाइपरसोनिक मिसाइल्स इन देन आर्सेनल। आर्सेनल का मतलब, आर्सेनल मतलब मेरे मेरे कमान में कितने तीर है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे वॉरहेड्स की बात करो तो सिर्फ हाइपरसोनिक स्पीड वाले मिसाइल्स इन 3 देशों के पास है। अब भारत के पास भी होने वाला है, जिसका एक मॉडल एग्जिबिट किया जा चुका है एक एग्जीबिशन में, ठीक है। आई एमओयूज की बात हो रही है तो इंडिया नेपाल स्ट्रेटनिंग कॉपरेशन इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन सेक्टर। तो यहाँ पे इंडिया नेपाल के बीच में एक एमओयू साइन हो रहा है, जहां पे हम लोग वाटर, है ना, सैनिटेशन, साफ सफाई एंड हाइजीन के ऊपर जो है काम करने वाले हैं, यानी कि वॉश सेक्टर के अंदर हम लोग एक एमओयू साइन किया। सिंपल सा न्यूज था। नेक्स्ट इज बीपीसीएल एंड रेफ्रॉइड टेक्नोलॉजी लॉन्च इंडिया का पहला इंडिजीनियस लिक्विड कोलेंट फॉर एआई ड्रिवन डेटा सेंटर्स। तो यहाँ पे आप देखोगे बीपीसीएल प्लस रेफ्रॉइड टेक्नोलॉजी जो है ये दोनों कोलैबोरेट कर रहे हैं, जहां पे लॉन्च किया जाएगा भारत का पहला डोमेस्टिकली डेवलप यानी कि इंडिजिनियसली डेवलप लिक्विड कोलेंट फॉर एआई ड्रिवन एंड सोवरेन डेटा सेंटर्स। बीपीसीएल बिकम फर्स्ट इंडियन एनर्जी कंपनी टू पायनियर सच एन इनिशिएटिव। तो पहली एनर्जी कंपनी है भारत की जो कि ऐसे इनिशिएटिव के अंदर कोलैबोरेट करते हुए नजर आ रही है। तो बीपीसीएल प्लस रेफ्रॉइड टेक्नोलॉजी जो कि हैदराबाद बेस्ड है, इंडिया के द्वारा पहला, है ना, इंडिजिनियसली डेवलप्ड लिक्विड कोलेंट जो है बनाया जाएगा, किसके लिए? एआई ड्रिवन एंड सॉवरेन डेटा सेंटर्स के लिए, ठीक है। आई नेक्स्ट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एंड इंडिया ओवरसीज बैंक ने एक एमओयू साइन किया है ऑन ग्रीन बिल्डिंग फाइनेंसिंग। ग्रीन बिल्डिंग यानी कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करना है ना, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप करना है जहां पे आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक प्लस आईजीबीसी ने एक एमयू साइन किया है टू प्रोवाइड एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फॉर डेवलपर्स एंगेज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ आईजीबीसी रेटेड ग्रीन बिल्डिंग, होम बायर्स परचेजिंग रेसिडेंशियल यूनिट्स एंड आईजीबीसी सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स। तो क्या कह रहा है, हम लोग उनको फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। देखो क्या हो रहा है, ये जो बॉडी है ना आईजीबीसी, जो कि हैदराबाद बेस्ड बॉडी है ना, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, इसका काम क्या है? इसका काम है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को प्रमोट करना, ठीक है। तो ये कह रही है भैया ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हम प्रमोट तो कर देंगे, बट जो डेवलपर्स है, जो घर बनाना चाहते हैं, बोलते हैं ठीक है भैया हम लोग ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाएंगे जो कि कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन वगैरह ना हो उसमें, तो उसके लिए हमें फाइनेंस की जरूरत है। तो फाइनेंस कौन देगा? इंडियन ओवरसीज बैंक देगी। किसको? डेवलपर्स को देगी जो कि घर बनाना चाहते हैं, जो कि ग्रीन बिल्डिंग्स को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। आई नेक्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट इंक्ड फॉर इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ग्रीन हाइड्रोजन एंड एथेनॉल फैसिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश प्लस स्प्रे इंजीनियरिंग डिवाइस लिमिटेड के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट साइन हुआ है, जहां पे हम लोग इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को डेवलप करेंगे, ठीक है। किसके लिए? तो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, 2G एथेनॉल के लिए। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 1400 करोड़ का होने वाला है। कहां बनेगा ये? तो आप देखोगे सोलन डिस्ट्रिक्ट के बद्दी बरोतीवाला नालागढ़ एरिया में बनने वाला है। इट विल इनिशियली रिक्वायर 30 मेगावाट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन विद डिमांड एक्सपेक्टेड टू राइज टू 50 मेगावाट। तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड होने वाली है। हिमाचल प्रदेश एम्स टू बिकम अ ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय मार्च 2026। तो यहाँ पे आप देखिए हिमाचल प्रदेश चाहता है कि 2026 तक मैं एक ग्रीन एनर्जी स्टेट बन जाऊं, जिसके लिए ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज कह रहा है जर्मन फर्म इन्फिनियन साइंस पैक्ट विद सीडीआईएल यानी कि कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड टू सप्लाई चिप्स फॉर पावर सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ पे देखिए सेमीकंडक्टर्स के सेक्टर में एक डील साइन हो रहा है, जहां जहां पे जर्मनी की कंपनी है जिसका नाम है इन्फिनियन प्लस इंडिया की कंपनी सीडीआईएल एक अग्रीमेंट साइन कर रही है, जहां पे इन्फिनियन जो है वो सीडीआईएल को, है ना, सिलिकॉन वेफर्स जो है प्रोवाइड करने वाली है, ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग पावर चिप्स इन इंडिया। फर्स्ट एग्रीमेंट ऑफ इन्फिनियन इंडिया, ये इन्फिनियन का पहला एग्रीमेंट होने वाला है। सीडीआईएल इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1964 में। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर के में इस्तेमाल किए जाने वाले जो चिप्स होते हैं, वेफर्स होते हैं, इसका जो है ट्रेड करने वाली है जर्मनी की कंपनी, इंडिया के सीडीआईएल को बेचने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज, टाटा पावर शेयर्स
rise 3% as subsidiary signs MOU worth rupees 5.69 billion with आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। तो यहाँ पे देखिए टाटा पावर है ना, टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो है वो एक एमयू साइन कर रहा है आंध्र प्रदेश के साथ, जहां पे 7,000 मेगावाट कैपेसिटी वाली रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये लोग काम करेंगे, जिसमें 49,000 करोड़ का खर्चा आएगा। It would be set up under Andhra Pradesh Integrated Clean Energy Policy. It aims for state to develop over 160 gigawatt of renewable energy with an investing of rupees 10 लाख करोड़। तो फ्यूचर में आप देखोगे, फ्यूचर में हम लोग 160 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है इस पर्टिकुलर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखोगे हम लोग धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। काफी ज्यादा काम कर रही है सरकार जो है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। आप देखोगे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, विंड पावर प्रोजेक्ट्स, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, है ना। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा काम किया जा रहा है। देखो क्योंकि हमारा टारगेट है 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन, नेट जीरो कार्बन एमिशन का स्टेटस हासिल करना, है ना। उसके बाद 2030 का टारगेट है एनर्जी के सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट बनना, सेल्फ सफिशिएंट बनना, है ना। नहीं, 2030 का टारगेट हमारा है 500 गीगावाट, है ना। 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को जनरेट करना, जिसमें से आप देखोगे 200 गीगावाट प्लस ऑलरेडी हमने डेवलप कर लिया है, जिसमें सबसे ज्यादा शेयर 46-47% सोलर का है ना। एंड 2045 या 47 का टारगेट है क्या, तो एनर्जी के सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनना। ये सब कुछ इसी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज इज IIT Hyderabad and Coal India Limited to establish Center of Clean Coal Energy and Net Zero। तो यहाँ पे देखिए कोल इंडिया लिमिटेड प्लस IIT हैदराबाद के बीच में एक एमयू साइन हुआ है, जहां पे हम लोग सेंटर ऑफ क्लीन कोल एनर्जी एंड नेट जीरो का एक को स्टैब्लिश करना जा रहे हैं। Coal India Limited's management granted 98 crore to IIT Hyderabad for 5 years for setting up the Center of Excellence. It is a research and development endeavor under umbrella of National Center for Coal and Energy Research। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, Coal India Limited और IIT हैदराबाद के बीच में एक MOU साइन हो रही है, जहाँ पे एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस को हम लोग स्टैब्लिश करेंगे, जो कि क्लीन कोल एनर्जी एंड नेट जीरो कार्बन एमिशंस के ऊपर ये काम करने वाली है। 98 करोड़ का फंडिंग 5 साल के लिए दिया जा रहा है। चलिए, साइंस एंड टेक की बात हो रही है, तो यूरोप्स एराइन 6 डिप्लॉय स्पाई सैटेलाइट इन फर्स्ट फुल मिशन। तो स्पाई सैटेलाइट क्या काम करेगी भैया, देख रेख निगरानी रखने का काम करेगी। ठीक है, तो यहां पे यूरोप्स न्यू एराइन 6 रॉकेट डिप्लॉयड फ्रेंच स्पाई सैटेलाइट, जिसका नाम है CSO-3, है ना। एंड इट्स फर्स्ट फुली ऑपरेशनल लॉन्च, है ना, पहली बार इससे लॉन्च किया जा रहा है। एराइन 6 बिल्ड बाय एराइन ग्रुप, इसे कोन कर रहा है एयरबस एंड सैफ्रान। एराइन 6 रॉकेट बिल्ड बाय फ्रैंको इटालियन थेल्स एलिनिया स्पेस, कंट्रोल कर रहा है थेल्स एंड लियोनार्डो। तो यहाँ पे आप देखो यूरोप की जो एराइन 6 रॉकेट है, इसने एक स्पाई सैटेलाइट को डिप्लॉय कर दिया है। जिस सैटेलाइट, देखो रॉकेट का नाम है भैया एराइन 6, ठीक है, स्पाई सैटेलाइट का नाम है CSO-3, ठीक है, इसे डिप्लॉय किया जा चुका है। ठीक है, आई मिसलिनियस न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो जन औषधि दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 7 मार्च को। फेडरल बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को बनाया गया, एक्ट्रेस है ये। ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ लिवाइस बनाया गया है दिलजीत दोसांझ को, सिंगर है ये। ठीक है, इसके बाद एक बुक है जिसका नाम है प्रपंचा चरित्र। ठीक है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में है। ठीक है, इसे ऑथर किया गया है दग्गुबती वेंकटेश्वर राव जी के द्वारा। ठीक है, पहले ये तेलुगु में था, पर बाद में जो है इसे हिंदी में भी कर दिया गया। ठीक है, रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इसे डेवलप किया जा रहा है कहाँ पे, असम के अंदर। तो ये था हमारा आज का सेशन, जहां हमने डिस्कस किया क्या क्या समझ लेते हैं 8 मार्च के करंट अफेयर्स मॉक ड्रिल PDF के न्यूज को। साथ ही साथ 7 मार्च के कुछ न्यूज रह गए थे, 7 मार्च के जो रिमेनिंग न्यूज थे उनको भी इस पर्टिकुलर सेशन में हमने डिस्कस किया है। ठीक है, क्योंकि ये लाइव सेशन नहीं है, रिकॉर्डेड सेशन है, तो आपके जो डाउट्स होंगे वो कल सुबह 8 बजे हमारे डेली वाले सेशन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सेशन कैसा लगा की बात कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और हाँ, एक खुशी की बात यह है भैया कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी उठा लिया है। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम सभी लोगों का अचीवमेंट है, पूरे देश का अचीवमेंट है। ठीक है, तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। तब तक के लिए मैं सोम सिंह अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।